अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अगले माली साल के वफाकी बजट में सूबों के लिए तरक्याती फंड और स्कीमों के मामले पर सिंध और वफाकी हुकूमत एक बार फिर आमने सामने है। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत पर सिंध से ज्यादती और तासुब का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि वफाकी हुकूमत सिंध पर सिंध कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगा रही है। वफाकी हुकूमत ने अगले साल PSDP की मद में 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी है, जिसमें वफाकी हुकूमत का यह दावा है कि वफाकी हुकूमत अगले PSDP में सिंध के लिए रिकॉर्ड रकम मुख्तस करेगी। मगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखे गए खत में शिकवा किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो PSDP की तजवीज़ दी जा रही है वो सिंध के अवाम के मफाद के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वफाक इस PSDP पर नजरसानी करे और सिंध के साथ बराबरी का रवैया इख्तियार करे। अहम बात यह है कि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें PSDP की हतमी मंजूरी देने का इम्कान है। मगर इस इजलास से पहले ही वज़ीर आला सिंध ने PSDP पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मुराद अली शाह के एतराज़ात का जवाब देते हुए सिंध हुकूमत पर सिंध कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज अपने वीडियो बयान में कहा है कि बेहतर होता कि मुराद अली शाह कल तक की मीटिंग का इंतज़ार कर लेते। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। मुराद अली शाह याद रखे कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के लिए नहीं बल्कि सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी। मुराद अली शाह के वफाकी हुकूमत से शिकवे और वफाकी वजीर असद उमर के जवाबी शिकवे क्या थे, सुनिए। सिंध के अंदर जो स्कीम्स फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है, जो एग्जीक्यूट सूबा करती है, पिछली हुकूमत का आखिरी साल था तो उस वक्त मेरे ख्याल नंबर 27 स्कीमें थी। सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं। 5.1 अरब रुपए के करीब उसमें रखा गया है। आखिरी 3 साल थे हमारी हुकूमत आने से पहले, आप उसमें एलोकेशंस देख लें। हमारी हुकूमत के ये 3 साल हैं, उसके अंदर उन 3 सालों से 32% ज्यादा रकम रखी गई है। पंजाब को रोड सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है सूबाई हुकूमत को प्रोविंशियल रोड्स बनाने के लिए। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। सिंध के लिए 1 साल के अंदर एक नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया। 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्फ की जाएगी। कराची से लाहौर मोटरवे बनाने की बात होती है तो उसमें लाहौर से सक्खर तक तो मोटरवे हुकूमत अपने पैसों से बनाती है। सक्खर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे। पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। हैदराबाद सक्खर का तकरीबन 200 अरब रुपए का मंसूबा जो है, और जिस मंसूबे को पूरा करने के लिए वफाक जो है वो एक बहुत खतीर रकम जो है वो अपनी वायबिलिटी गैप फंड से डालेगी। हमें जो स्कीम्स दी गई हैं, अगेन सूबा सिंध नहीं कर रहा, वहां पे तो पंजाब हुकूमत को दे दिए पैसे। सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। सिंध के अवाम जो है ये सुन सुन के 50 साल से बेजार हो चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक पर सिंध से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ असद उमर मुराद अली शाह पर सिंध कार्ड खेलने का इल्जाम लगा रहे हो। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया था, उस पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ था। सिंध हुकूमत ने कहा 750 अरब रुपए हम दे रहे हैं और वफाक सिर्फ 350 अरब रुपए इसमें देगा। जब सक्खर में सिंध रूरल प्लान ऐलान किया, उस पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ था और ये तनाज़ा दोबारा खड़ा हुआ है। मुराद अली शाह ने जो एतराज़ात किए अपने खत में, बारी बारी उस पर बात करेंगे। असद उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके बाद सईद गनी साहब से भी जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर असद उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। असद साहब, आपका कहना है कि सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेल रही है, जबकि मुराद अली शाह साहब ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो तरक्याती फंड है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। देखिए, जैसे मैं अपनी वो मीडिया टॉक के अंदर पहले ही बता चुका हूँ कि वो अगर ये बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है तो शायद दुरुस्त हो, वो भी मैंने आदादुशुमार देखे नहीं है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत के लिए नहीं है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सिंध के अवाम के लिए है, और सिंध के अवाम के ऊपर जितना तरक्याती पैसा वफाक खर्च कर रही है, इमरान खान की हुकूमत खर्च कर रही है, आज तक इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। जो आखिरी 3 साल थे मुस्लिम लीग नून हुकूमत के, अगर हम उसको
उसको उठा कर देख लें तो उससे ये जो हमारे 3 साल हैं, जो पिछला साल गुजरा, ये जारी साल जो है और अगला साल जो है, ये तकरीबन 32% ज़्यादा एलोकेशंस बनती हैं बनिस्बत जो उस वक्त एलोकेशंस की गई थी। जो एक्चुअल उनके एक्सपेंडिचर्स हुए थे उससे तो और भी ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। 2 बड़े, एक साल के अंदर एक नहीं 2 बड़े तरक्याती तारीखी पैकेजेस थे दोनों। पहले कराची के लिए, फिर 14 तरजीही इजलात के लिए अंदरून सिंध के। तो इमरान खान तो जिस तरीके से कराची के अंदर और पाकिस्तान और सिंध के बाकी इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज तक पहले कभी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि दूसरे सूबों के अंदर सड़कों के ऊपर काम कर रही है तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत। भाईजान शहजाद इकबाल, आप जानते हैं हम तो कराची के अंदर नालियां बनवा रहे हैं यार। हम तो महमूदाबाद, गुज्जर, औरंगी नाले की कचरा उठा रहे हैं। वफाकी पीएसडीपी से कचरा उठाया जा रहा है और उनको नालियों को क्लियर किया जा रहा है, बरसाती नालों को, ताकि जो कराची जो नाहली से सिंध हुकूमत की डूब जाता है बार बार, उससे कराची को बचाया जा सके। तो अजीब व गरीब वो, और जाहिर है वो पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद इंसान भी हैं, वो सब समझते हैं। वो ये समझते बूझते हुए कर रहे हैं क्योंकि ये एक नई जो पीडीएम जब गिरी ना, अपनी बड़े बड़े ख्वाब तक जब पीडीएम के जब वो टूटे और चिकनाचूर हुए, तो अब वो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि वो रीजनल कार्ड प्ले कर रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, अब उन्होंने कह दिया वफाक तासुब कर रहा है। तो ये मतलब इससे ज़्यादा और वाज़े क्या सिंध कार्ड होता है। अच्छा असद साहब, मैं कुछ स्पेसिफिक्स पे भी बात करूंगा जो उनके खत में एतराज़ात हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम सिंध की आवाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सिंध हुकूमत पर नहीं कर रहे, इससे क्या मुराद है आपकी? भी वो मुराद ये है कि उन्होंने किया ये है कि पीएसडीपी से उन्होंने वो प्रोजेक्ट उठाए हैं जिसमें सिंध हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स कर रही है वो उनकी एलोकेशंस बताई हैं, जो एक छोटा हिस्सा है मुकम्मल तौर पे जो एलोकेशंस हैं। अब मैंने मीडिया टॉक में जैसे बताया, नई गाज का प्रोजेक्ट पुराना था, डैम का प्रोजेक्ट रुक गया था, सिंध हुकूमत ने मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया। 100% पैसा हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। K4 जो है वो सिंध हुकूमत से मुकम्मल नहीं हो रहा था, हमने जिम्मेदारी ले ली, हम पूरा लगा रहे हैं। ग्रीन लाइन की बस का मंसूबा था, दोनों ने मिलकर करना था, अब सारी की सारी जिम्मेदारी वफाक ने ले ली। हेस्को के अंदर, सेप्को के अंदर जो बिजली का निजाम है, उन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो 14.5-15 अरब रुपए की जो सरमायाकारी की जा रही है, वो ये सब चीजें नहीं शामिल कर रहे हैं। वो रेनी कैनाल के अंदर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को नहीं शामिल कर रहे हैं इस अपने जो उन्होंने खत के अंदर अदाद शुमार दिए हुए हैं। अच्छा असद साहब, जब आप कहते हैं कि नून लीग के मुकाबले में हमने पिछले 3 सालों में 32% ज्यादा जो है तरक्याती बजट रखा है सिंध के लिए, और आप कह रहे हैं कि कल के लिए इंतजार कर लेते तो बेहतर होता, जो आदाद शुमार है अगले साल के पीएसडीपी के वो भी सामने आ जाते। जरा इस साल का अगर आप मुझे फिगर बता सकें कि जो 650 अरब रुपए का पीएसडीपी था उसमें यूटिलाइजेशन कितनी है, और उसमें अगर मुआवजा किया जाए सूबों का तो सिंध को कितना मिला है, केपी और पंजाब को कितना मिला है उसमें? देखिए, जो सिंध के लिए पैसा रखा गया था इस साल के बजट के अंदर, ये 650 अरब के अंदर, उसके अंदर जो एलोकेशन सिंध के लिए रखी गई थी वो पंजाब से ज़्यादा थी। दो गुना से ज़्यादा, तकरीबन 2.5 गुना बड़ा सूबा है पंजाब, और सिंध के लिए उससे ज़्यादा पैसा रखा गया था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि कल आपको तमाम आदाद शुमार जो है तसल्ली से, पूरी तफसील से हम आपको आदाद शुमार बता देंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के पास कि जिस तरीके से सिंध में ही काम हो रहा है। असद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस साल के पीएसडीपी की जो एलोकेशन थी वो सिंध की ज़्यादा थी, पंजाब की कम थी। क्या एग्जैक्टली आप हमें नंबर बता सकते हैं कि वो नंबर क्या था एलोकेशन का, और क्या यूटिलाइजेशन भी सिंध में ज्यादा हुई है पंजाब से? एग्जैक्ट अमाउंट जो है आपको मैं कल बता दूंगा कि उसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट कितनी थी। मैं ये बता रहा हूं कि पंजाब से ज्यादा था और पंजाब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा सूबा है। मैं आपको ये बता रहा था, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको कल बता दूंगा। आपने मुझे एकदम इस वक्त ये सवाल पूछा है तो मैं गलत आपको आदाद शुमार देना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ तीसरी या चौथी दफा बोल रहा हूं, सिंध के लिए एलोकेशन ज्यादा थी बनस्बत पंजाब के। एलोकेशन भी ज्यादा थी और यूटिलाइजेशन भी ज्यादा हुई है। सर, मैं यूटिलाइजेशन के भी नंबर आपको निकाल के बता दूंगा कि यूटिलाइजेशन कितनी गई है। ड्यूरिंग द ईयर आल्सो रीअप्रोप्रिएशन की गई है। ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के लिए 27 अरब रुपए हमने, जब मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ एक मंसूबे के लिए 27 अरब रुपए। वो कह रहे थे कि कोई एक साल था जिसमें एक साल में 23 अरब रुपए की एलोकेशन की गई थी। मैं सिर्फ एक मंसूबे का बता रहा हूं, 27 अरब रुपए रीअप्रोप्रिएशन करके एनडीएमए को पैसा दिया गया ताकि कराची के ये जो बरसाती नाले हैं, जिसके ऊपर कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में कमिटमेंट की थी वफाकी हुकूमत ने, वो प्रोजेक्ट किया जा सके। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए 27 अरब रुपए निकाले। मैं आपको अदाद शुमार एग्जैक्टली आपको कल बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल मेरा मोटरवे वाला नहीं पूछने दे रहे।
मैंने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी। मेरे जहां तक तारीख मुझे पता है 4 दफा वफाक में हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, 6 दफा सूबे में हुकूमत बनी। क्या एक भी कोई मोटरवे बनाया सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? और ये हमसे सवाल पूछ रहे कि एनएचए मंसूबे क्या कर रही है, जिसने 98 अरब रुपए खर्च किए सक्खर और मुल्तान मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, और 200 अरब रुपए का सक्खर हैदराबाद करने के लिए जा रहे हैं। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। असद साहब, आप बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एतराज़ात जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने उठाए हैं अपने खत में जो वजीर आजम को लिखा गया है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि एनईसी की जो मीटिंग्स थी आइन के मुताबिक 6 होनी चाहिए, लेकिन अब तक 3 हुई है और तीसरी भी कल होनी है। तो वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, आइन के खिलाफ वर्जी की है वफाकी हुकूमत ने। अच्छा, ये जो पॉइंट है मैं इसमें सपोर्ट करूंगा कि हमें एनईसी की मीटिंग जो है वो ज्यादा रेगुलरली होल्ड करनी चाहिए, लेकिन ये पुराना रिकॉर्ड आप निकाल के अगर देख लेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि ट्रेडिशन यही रही है कि साल में एक ही इजलास होता है, होना चाहिए उससे ज्यादा, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई खास इंतजाम नहीं है, ये पुरानी एक ट्रेडिशन चली आ रही है। सही है। जो पेज नंबर 2 पे एतराज किया गया है कि जो प्रोविंशियली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिंध के लिए 6 मंसूबे रखे गए, जबकि जो नून लीग का आखिरी साल था उसमें 27 स्कीम थी और अब सिर्फ 5 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि 2017-18 में 27 अरब रुपए रखे गए थे। तो ये तो वाज़ेह कमी नजर आ रही है इसमें असद साहब। यही तो मैं आपको समझा रहा था पहले भाई कि इतराज उनको इस बात पे नहीं है कि सिंध के अवाम पे पैसा कम खर्च हो रहा है, वो कह रहे हैं इतराज उनको इस बात के है कि वो पैसा जो सिंध हुकूमत के हाथों के जरिए खर्च हो रहा है वो कम हो गया है। ये तो मैं आपको शुरू में यही तो समझा रहा था। वो कह रहे हैं कितने मंसूबे आपने बताए, तो पिछली हुकूमत में एक साल में कितने मंसूबे? 27 थे 2017-18 में, अब वो कम हो के 6 रह गए। मंसूबे कितने थे? वो मंसूबे नहीं बताया उसमें, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक मंसूबा कराची के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए इस साल हमने 27 अरब रुपए एनडीएमए को दिए हैं करने के लिए, सिर्फ एक मंसूबे पे। मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। असल गिला, असल गुस्सा है इस बात का कि ये सिंध के अवाम के ऊपर बराह रास्त पैसा क्यों खर्च हो रहा है, ये पैसा हमारे जरिए क्यों नहीं जा रहा, बगला सरे महल कहां से बनेगा। ये वैसे एतराज तो उनका बनता है। अच्छा असद साहब, जो दूसरा कम्युनिकेशन डिवीजन के हवाले से एतराज किया, अब यहाँ पे तो एनएचए ने जिम्मेदारी लेनी है ये रोड्स मुकम्मल करने की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पंजाब की 22 स्कीम्स हैं, 32 अरब रुपए, केपी में 41 अरब रुपए, 21 स्कीमें, बलूचिस्तान के लिए भी 24 अरब रुपए, 15 स्कीमें, जबकि सिंध के लिए सिर्फ 2 स्कीमें हैं और 7 अरब रुपए हैं। मैं आपको यही पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप चेरी पिक करके ये नहीं कर सकते कि जिसमें दूसरे सूबे का ज्यादा है सिर्फ उसका मेंशन कर दें। मैंने आपको, मुझे बताया कि किस सूबे के अंदर नालियां साफ कर रही है हुकूमत पाकिस्तान अपने पीएसडीपी के जरिए। तो हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ प्रायोरिटीज होती हैं जिसके लिहाज से एलोकेशंस की जाती हैं। एनएचए की पीएसडीपी के अंदर तो ये आपको 2 स्कीम नजर आ रही हैं, लेकिन एनएचए 200 अरब रुपए का मंसूबा स्टार्ट करने जा रहा है। मैंने आपको बताया पहले, एक्नेक अप्रूवल हो गई, सीडब्ल्यूपी अप्रूवल हो गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की अप्रूवल हो गई, और सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो 200 अरब रुपए का मंसूबा बनाने जा रहे हैं। और यही मैं आपसे पहले कह रहा था कि हमने तो 98 अरब रुपए सक्खर मुल्तान के भी दिए, हम 200 अरब रुपए का सक्खर हैदराबाद भी करने जा रहे हैं। ये 4 दफा वफाक में हुकूमत रख के, 6 दफा सूबे में हुकूमत रख के 1 इंच मोटरवे नहीं बनाई इन्होंने। इस पर भी एतराज किया है ना अपने खत में, उन्होंने लिखा है कि 7 जामशोरो रोड जो था उस पर 50% सूबाई हुकूमत ने देना था, वो दे दिया है, वफाक ने नहीं दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आपका मोटरवे है सक्खर से मुल्तान का जो था वो तो आपने बना लिया पीएसडीपी से, अब जो हैदराबाद से सक्खर बनाना है वो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए करने जा रहे हैं। दोबारा दोहरा दूं, ये जो सक्खर मुल्तान में वफाक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 98 अरब रुपए खर्च किए। फिर मैं दोहरा दूं, 4 दफा वफाक में हुकूमत रखने के बाद और 6 दफा सूबे में हुकूमत रखने के बाद 1 रुपया नहीं खर्च किया मोटरवे पे। अब जो हम सक्खर हैदराबाद करने के लिए जा रहे हैं, अवाम को मोटरवे चाहिए या अवाम को ये टेक्निकलिटी चाहिए कि पीएसडीपी के कौन सा पीपीपी अथॉरिटी से कौन सा, उनको चाहिए भाईजान मोटरवे। और वो भी मैं आपको बता दूं कि वो मोटरवे जो 200 अरब रुपए की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनने के लिए जा रही है, वो सिर्फ आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नहीं बनवा सकते, उसके अंदर वायबिलिटी गैप फंड बनाया गया है, और वो वायबिलिटी गैप फंड उस कमी को पूरा करता है जो एक प्रोजेक्ट को कमर्शियली वायबल करने के लिए जरूरी होता है। और वो पैसा जो है, मैं इस वक्त कोट नहीं करना चाहता, एग्जैक्ट नंबर मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो 10 अरबों रुपए हैं जो वफाक देगा वायबिलिटी गैप फंड के जरिए इस सक्खर हैदराबाद मोटरवे को बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से दोहरा दूं, सिंध हुकूमत 1 रुपए नहीं देगी।
जी, उनका एतराज नहीं है कि सिंध हुकूमत पैसे नहीं दे रही, वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगा। फाइनेंस डिवीजन के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि कोई नई स्कीम नहीं है। सिंध के हवाले से 2 स्कीमें हैं, सिर्फ 1.5 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जबकि केपी के लिए 66 बिलियन, पंजाब के लिए 15 बिलियन। इसमें भी बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है असद उमर साहब। अच्छा, वो फाइनेंस डिवीजन वाला तो फाइनेंस डिवीजन वाले जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे उनको इतराज है। आप कर लें भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। 4 दफा वफाक में हुकूमत, 6 दफा सूबे में हुकूमत, 1 रुपया मोटरवे नहीं, 1 इंच मोटरवे नहीं पूरे सूबे के अंदर। तहरीक इंसाफ 98 अरब शक्कर मुल्तान की दे चुकी है, 200 अरब रुपए का शक्कर हैदराबाद बनाने जा रही है। अच्छा असद साहब, एक और एतराज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है वो SIDC के हवाले से है। SIDC के जरिए जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन पैसा सिंध में खर्च करेगा वो 10 अरब रुपए है। बाकी सूबों में सिफर है, क्योंकि बाकी सूबों में जो है SIDC या PIDC जैसे इदारे नहीं है। तो इस पर एतराज कर रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और वो कह रहे हैं कि पहले भी इस पर एतराज उठा चुका हूं कि पैसा जो खर्च हो रहा है वो SIDC के जरिए क्यों हो रहा है। यही तो आपको सेजाज समझ नहीं आ रही है, यही तो गुस्सा है। उनको गुस्सा इस बात का है कि ये सिंध के अवाम के ऊपर बराह रास्त खर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सिंध के अवाम के लिए ग्राउंड के ऊपर आके जमीन पे काम क्यों कर रहे हैं, इसी बात का तो सारा गुस्सा है। उनको गुस्सा इस बात का नहीं है कि सिंध के लिए एलोकेशन कम है, उनको गुस्सा इस बात का है कि हमारे हाथ में कैश आए, हम वफाक के पैसे से उस पर चौधराहट करें जैसे ये वैक्सीन पे करते हैं। तोबा तोबा, इतनी लंबी लंबी तकरीरें, बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरें वहां पर लगाई हुई हैं। 100% का 100% वैक्सीन जो है सिंध के अवाम को वफाक अपनी जेब से लेके दे रहा है। खैरात में लेके वफाक से वैक्सीन लगा रहे हैं और तस्वीरें अपनी लगाते हैं। ये यही चाहते हैं कि यही होता रहे, बाकी तरक्याती कामों में भी यही हो। लेकिन असद साहब, ये एतराज इनका गलत तो नहीं है ना कि पंजाब के लिए, मैं बताता हूं ना आपको, ये सिर्फ मुल्क के एक सूबे में SIDC बनाया हुआ है आपने, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, और उसके जरिए वफाक पैसा खर्च करेगा सिंध में। पंजाब में नहीं है, KP में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, वहां पर क्यों नहीं है फिर ये इदारा? अगर मैं इसके जवाब देता हूं, लेकिन अगर इसके ऊपर एतराज पंजाब करे, खैबर पख्तूनख्वा करे, बलूचिस्तान करे तो मुझे समझ में आती है। नहीं, वो तो एतराज करेंगे नहीं ना, वहां पे ये कंपनी नहीं है। अगर वहां पे ये कंपनी होती तो वो सूबा भी एतराज करता ना। फिर कोई सूबा, आपको मैं बताता हूं अभी कि दूसरे वजीर आला क्या कहते हैं, कोई सूबा एतराज करता है अगर वफाक आके उसके अवाम के लिए काम करे? ये कौन सी दुनिया की मंतक है? पिछली NEC मीटिंग के अंदर भी इन्होंने ये एतराज किया था, और खैबर पख्तून जब ये 3, 4, 5 दफा एतराज कर चुके थे ना, तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा यार आपको वजीर आजम, इनको बहुत एतराज है कि आप सिंध के अंदर ये खर्चा क्यों कर रहे हैं, आप ये खर्चा आके खैबर पख्तूनख्वा में कर दें, यार हम आपको वेलकम करते हैं। पैसा खर्च करने पे एतराज नहीं है, पैसा खर्च करने पे एतराज नहीं है। मुझे पता है ना, मुझे पता है शहजाद, सुन लो ना मेरी बात। सेप्को वफाकी इदारा, हेस्को वफाकी इदारा, रेलवे वफाकी इदारा, कराची पोर्ट वफाकी इदारा, पोर्ट कासिम वफाकी इदारा, मैं आपको लिस्ट सुनाता रहा हूँ जो वफाकी इदारे जो हर सूबे में काम करते हैं। जी वो हर असद साहब, आप एतराज समझे नहीं उनका। आपको एतराज इस बात नहीं, असद साहब एक सेकंड, अब मुझे सवाल करने का मौका दें। जो तमाम इदारे आपने गिनवाए हैं ये पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, हर सूबे में काम करते हैं। पंजाब का, KP का या किसी भी सूबे का ये एतराज नहीं कि वफाक हमें पैसे ना दे, वो ये कह रहे हैं कि पैसे दे तो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी भी हमें देना, ये एतराज है। आप 3 दफा मुझसे नहीं, एक्जीक्यूशन अथॉरिटी इन किसी भी इदारों के अंदर जो खर्चा होता है उसमें से एक्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं होती। पाक PWG जहां पे काम करता है वहां पे एक्जीक्यूशन अथॉरिटी सूबे के पास नहीं होती। मैं दोबारा सिंध के अवाम सुन, ये खास तौर पे सुने, वजीर आला सिंध को एतराज इस बात पे हो रहा है कि वफाक बराह रास्त जिम्मेदारी लेके सिर्फ खर्चा नहीं, जमीन पे आके सिंध के अवाम की खिदमत क्यों कर रहा है। अच्छा, करेंगे अगर रोक सकते हो तो रोक लो। अच्छा असद साहब, अब मुझे स्पेसिफिकली जवाब दीजिएगा, जैसे सिंध में 2019 में आपने SIDC बनाई, पंजाब में क्यों नहीं PIDC बनाई, KP में क्यों नहीं बनाई, KPDIC IDC, वहां पे जरूरत क्यों नहीं पेश आई इसकी? बात बता दूं, ये हमने बनाई नहीं थी, ये हमने नहीं बनाई थी भाईजान, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बनी थी। उस वक्त वो कराची के हवाले से थी और आपने इसको सिंध में तब्दील किया था। एक सेकंड, कराची सिंध का हिस्सा नहीं है, कराची सिंध का हिस्सा नहीं है। नहीं बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त वो KIDC थी, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी थी, बाद में 2019 में उसको तब्दील किया गया सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। मैं समझ गया शहजाद, आपका सवाल मैं समझ जाता हूँ, इतना मैं लोहा क्यों नहीं है, मैं आपका सवाल समझ गया ना। तो इसका मतलब अगर मैं वापस इसको कराची में सिर्फ काम करने पर कर दूं तो कोई इतराज नहीं है। आप जरा समझिए एतराज क्या हो रहा है। एतराज ये हो रहा है कि उस सिंधी वोटर को जिसको इमोशंस की नाम पर, भुट्टो जिंदा है के नाम पर ये पीसते रहे हैं और उनको कुछ नहीं दिया,
उस वोटर के पास जाके कोई खिदमत क्यों कर रहा है? एतराज ये भाई मेरे, यही तो समझने की कोशिश करो। ये कंपनी हमारी बनाई हुई नहीं है, ये जिनका इनसे चल रहा था ना मुस्लिम लीग नून, ये उनकी बनाई हुई कंपनी है। अब मुझे आप ये बता दीजिएगा कि क्या वजह है कि सिंध में SIDC एग्जिस्ट करती है, पंजाब में इसकी जरूरत नहीं है, KP में जरूरत नहीं है? क्या कोई टेक्निकल वजूहात है जिसकी वजह से सिंध में इसकी जरूरत है, या वजह यह है कि KP और पंजाब में आपकी हुकूमत है तो वहां पे जरूरत नहीं है, सिंध में आप चाहते हैं कि बराह रास्त काम करे, शायद उससे आपको वोट बैंक भी बढ़े, और शायद आपको ट्रस्ट नहीं है कि सिंध हुकूमत वो पैसा आवाम पे खर्च करेगी या नहीं करेगी? ये वजह। सिंध की हुकूमत पे तो ट्रस्ट हमें एक ढेले का नहीं है, वो तो हमें पता है ना। वो सिंध की हुकूमत पे तो ढेले का ट्रस्ट नहीं है। मुझे क्या नहीं है, किसी को पाकिस्तान में अगर ट्रस्ट है तो बता दो। अगर कोई सरे महल, डायमंड नेकलेस, दुबई की प्रॉपर्टीज, अबू धाबी की प्रॉपर्टीज, फ्रांस के महल अगर वो किसी ने नहीं देखे हुए तो मुझे बता तो वो सर वो जो पिछले साल आप लोगों ने बैठ के मीटिंग की थी एक साथ, इमरान खान साहब वो वजीर आला बैठे थे कि 1100 अरब रुपए हम खर्च करेंगे, फिर उसका क्या होगा? सर उसी लिए हमने आपको, यही तो हम कह रहे हैं, गुस्सा किस बात का है? हम उसमें से 1 रुपए भी सिंध हुकूमत के हाथ नहीं दे रहे। गुस्सा इस बात का भाई कि सिंध की, मैं 8वीं दफा कह रहा हूँ, गुस्सा इस बात का है कि सिंध के अवाम की बराह रास्त खिदमत क्यों कर रहे हो? गुस्सा ही इस बात का है। एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध के अवाम की ये कंपनी खिदमत क्यों करती है, दूसरे अवाम की क्यों नहीं करती? अच्छा तो असद साहब, अब 5 साल बाद सिंध हुकूमत से ऑब्वियसली जवाब दिया जाएगा सिंध में क्या तरक्की हुई, तो आप भी फिर बराबर का जवाब देंगे कि हमने ये मंसूबे शुरू करने का कहा था और हम भी जवाब दे हैं? 100%। तहरीक इंसाफ को सिंध के अंदर, कराची के अंदर, सिंध के बाकी अजला के अंदर अगला वोट पड़ेगा ही उस बुनियाद के ऊपर कि ये जो आपने मंसूबे शुरू किए थे कुछ करके भी दिखाया या सिर्फ कोशिश ही करते रह गए। 100% तहरीक इंसाफ जवाबदेह होगी। ये तो 6 दफा इलेक्शन देके जवाब देना हुए, लेकिन हम समझते हैं हम जवाबदेह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो ख़त लिखा है इमरान खान को, उस पर हमने असद उमर साहब से बात की। अब कोशिश करें कि सिंध हुकूमत का उस पर मौक़िफ़ लें जो बातें असद उमर साहब ने की हैं। लेकिन इससे पहले एक और इशू पे बात करते हैं। 2 अहम चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए अगले माली साल में। एक सर्कुलर डेट का इशू है और दूसरा महंगाई का इशू है, जो कि ऐसा लगता है कि एक और तूफ़ान की शक्ल में अगले माली साल में नज़र आएगी। हमने 2 रोज़ पहले भी इस पर एक तफसील प्रोग्राम किया था कि इस वक्त हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो लेवी की तादाद है उसको बहुत कम कर दिया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत है $70 पर बैरल तक पहुंच चुकी है, लेकिन हुकूमत वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही है, आवाम को ऊपर बोझ नहीं डाल रही। और वो इस तरह से कर रही है हुकूमत के जो 30 रुपये तक लेवी चार्ज कर रही थी हुकूमत, अब उसको उन्होंने कम करके पेट्रोल पे 4.5 और 8.5 रुपये कर दिए डीजल पे, क्योंकि ये गुंजाइश हुकूमत के पास मौजूद थी, क्योंकि हुकूमत ने इनिशियल सालों में ज़्यादा लेवी चार्ज की थी। लेकिन अगले साल दोबारा जो लेवी का टारगेट है वो 600 अरब रुपये का होगा। इसका मतलब यह है कि अगले माली साल से दोबारा पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उस पर लेवी बढ़ानी पड़ेगी, जिसका डायरेक्ट बोझ आवाम पर आएगा। इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर साहब ने। ताबिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी वाले इशू पे बात करते हैं। अब तक तो जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही है हुकूमत, लेकिन अगले साल 600 अरब रुपये का टारगेट है, यानी कि अगला साल शुरू होते ही कीमत बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि हुकूमत को जो लेवी है वो बढ़ानी पड़ेगी। सही कहा आपने शहजाद। ये इस वक्त जो क्रूड ऑयल की दाम है वो $70 की बैरल को हिट कर रहे हैं, और जैसे आपने खुद ही कहा 30 रुपए फी लीटर तक तो कानून में इजाज़त है। इस वक्त वज़ीर आज़म ने इसको कम करके 5 से 8 रुपए कर दिया है। तो अगले साल अगर ये खाम जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में इजाफा बरकरार रहा तो यकीनन हमें कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ जाएगा। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की जो तलब है डीजल और पेट्रोल की वो 20 मिलियन टन है सालाना। हम आधा इंपोर्ट करते हैं और आधा खुद रिफाइनरीज हमारा प्रोड्यूस करती हैं। तो 9 से 10 मिलियन टन जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी कीमत अगर बढ़े तो यकीनन फिर पेट्रोलियम लेवी पर भी का मसला खड़ा हो जाता है हमारे लिए, और उसको पूरा करने के लिए फिर हमने फिर GST को भी देखना होगा। इस वक्त ये बात बताना ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो हम चाहे ममालिक की निस्बत काफ़ी कम है परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से।
तो यकीनन एक चैलेंज है और इंशाल्लाह इसको अगले साल इसको फेस करेंगे हम लोग। अब साहब, तो अल्टरनेट क्या है? अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार भी रहती हैं तब भी हमें लेवी बढ़ानी पड़ेगी, और इस साल में भी जो शुरू के 5 महीने 30 रुपए चार्ज किया जा रहा था, तो यही दोबारा करना पड़ेगा या कोई अल्टरनेट है इसका? जी सही है। अप्रैल तक जो औसतन पेट्रोलियम लेवी की कीमत थी वो तकरीबन 23 रुपए फी लीटर जा रही थी, उसके बाद उसमें कमी की गई, और अगर इसमें इजाफा नागुज़ीर हुआ तो फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे और कटौती की जा सकती है। इस वक्त हम एक स्टडी करवा रहे हैं पाइप के जरिए, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर के जो मार्जिन है तकरीबन 6 से 7 रुपए पर लीटर हैं, उसको भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे क्या कमी ला जा सकती है। इधर जो हमारी रिफाइनरीज है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उस पर 5% वो कस्टम ड्यूटी अदा करती हैं, उस पर भी देखा जा रहा है कि उसको कम किया जाए। तो जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो वज़ीर आज़म साहब की खास तवज्जो है, तो उसको कम किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर GST तो 17% है एंड प्रोडक्ट पे, उस पर भी नजरसानी की जा सकती है ताकि जो महंगाई का जोर है वो ज़्यादा पकड़े ना। दूसरा जो चैलेंज है वो सर्कुलर डेट का है। आपसे कई मरतबा इस इशू पर बात होती रही है। अब जो प्रोजेक्शन सामने आ रही है वो ये है कि अगले माली साल में सर्कुलर डेट में जो इजाफा है, जो टोटल स्टॉक है, उसमें मजीद इजाफा हो सकता है, वो 2700 अरब रुपए तक जा सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो सब्सिडी पावर डिवीजन चाहता है जितनी मिले 500 अरब रुपए की, उतनी मुख्तस नहीं की जा रही, 300 अरब रुपए की बात कर रही है, जिसका मतलब है कि 200 अरब रुपए से मजीद जो आपका स्टॉक है वो पाइल अप होगा। जी 500 का बिल्कुल बात हुई थी, 330 अभी तक रखे गए हैं, लेकिन बजट अभी आया नहीं है, 11 जून को आएगा, अभी मुज़ाकरात जारी हैं। इस वक्त आपको मालूम है इस रवा माली साल में जो गर्दिशी कर्जे का जो बहाव है उसमें इजाफा तकरीबन 330 से 350 अरब रुपया है, जो कि पिछले साल की निस्बत 200 अरब रुपया कम है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि अगले 2 साल में जो गर्दिशी कर्जा जिस सतह पे है आज के दिन 2400 अरब रुपया, उसमें इजाफा ना हो। उस सिलसिले में बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, आपके इल्म में भी हैं। जो IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी हुई, उसका भी असर आना शुरू हो जाएगा। जो हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं उनके जो टैरिफ हैं उसको कम किया गया है। बिजली की तलब में इजाफा हो रहा है, इस साल औसतन 6.5% इजाफा हुआ। जो सनती सारिफीन है उनकी तलब में तकरीबन 15% इजाफा हुआ, और हमें उम्मीद है कि अगले साल भी ये इजाफा होता रहेगा, ताकि जो ये बोझ है पुराने माहिदों का जो पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं, जैसे पहले भी बात हुई, तकरीबन 900 रुपये सालाना टेक और पे की मद में हमें अदा करना पड़ता है। अगर हम उनको बिजली के निर्खों में ना शामिल करें तो या तो सब्सिडी दें या गर्दिशी कर्जा इजाफा होता है। तो उस सिलसिले में भी बहुत से बातचीत चल रही है मुख्तलिफ लोगों से, ताकि ये बोझ बढ़ जाए ज़्यादा सारिफीन में, और जो ये बोझ है उसमें भी कमी लाई जाए। और क्या यहाँ पर भी IMF से नेगोशिएशंस में आप कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि IMF समझता है कि बिजली की कीमत बढ़ाकर ही इस मसले पर हल पाया जा सकता है, लेकिन शौकत तरीन कहते हैं कि बिजली की कीमत तो हमने नहीं बढ़ानी है, वो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई और बिजली की चोरी रोक के और ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस को कम करके, आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगले साल जो बहाव है सर्कुलर डेट का उसको कम करने में कामयाब हो जाएंगे, या टैरिफ बढ़ाना ही पड़ेगा आपको? ये रवा जो ये कैलेंडर ईयर है, इसमें तो वज़ीर आज़म साहब की ताकीद है कि कोई इजाफा ना हो। शायद अक्टूबर में 7 या 8 पैसे बढ़ाने पड़ जाएं। जनवरी 2022 में हमारी पूरी कोशिश है कि टैरिफ कम से कम बढ़े। मैं इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो बिजली की चोरी में इजाफा होता है, बिलों की अदम अदायगी में इजाफा होता है और बिजली की तलब में एक कमी आती है। तो हमने IMF को यही बावर कराया है कि ये आपके हक में नहीं है, मईशत के हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है कि बिजली के दाम बढ़ाए जाए। जाहिर है हमें उनको एक मंसूबा देना है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसका मैंने मुख्तसरन आपको जिक्र भी किया। IPPs के साथ 2015 के जो मुआहदे हैं उस हवाले से भी कुछ बातचीत चल रही है कि वहाँ से कुछ पैसे लिए जाएं और सब्सिडी की मद में सारिफीन तक मुंतकिल किए जाएं। और इस हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आपने बात की, ये फैसला हो गया है, काबीना ने कर लिया है कि इनके जो उमूर हैं, बागदौड़ हैं, वो निजी शोबों को दे दी जाएंगे। अगले 1 साल में आप देखिएगा कि इनके उमूर फिर निजी शोबा ही उनको संभालेगा और उससे कमी आएगी। हमने 2 साल के वक्फे की मुद्दत में कोशिश हम कर रहे हैं कि जो बिजली की बिलों की अदायगी है उसकी शरह फीसद 90 से 95% कर दें, और जो खसारा है वो 17.5% से कम करके 15.5% पे ले आएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के लिए दोनों बड़े चैलेंजेस हैं, सर्कुलर डेट पर अगले साल कैसे काबू पाना है और पेट्रोलियम लेवी लगाने के बाद जो महंगाई में नया तूफान उठेगा उस पर हुकूमत कैसे काबू पाएगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा और इस पर हमने बात की असद उमर साहब से। इस पर अब मौक़िफ़ लेंगे सिंध हुकूमत का। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असद उमर साहब ने कहा है कि जो मसला है सिंध हुकूमत का वो सिर्फ ये कि वफाकी हुकूमत डायरेक्टली आवाम पर पैसा खर्च कर रही है और सिंध हुकूमत के ज़रिए वो पैसा नहीं खर्च कर रही, वरना वो कह रहे हैं कि PTI के 3 सालों में जो सिंध का तरक्याती बजट है उसमें पहले के मुकाबले में 32% इजाफा हुआ है। शहजाद इकबाल साहब, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि असद उमर साहब जैसे लोग यहाँ पर इख्तिदार में विराजमान होते हैं जो कि हक़ाइक़ पर मबनी बात नहीं करते। जो वज़ीर आला सिंध ने लेटर लिखा, ख़त दिया, वो डॉक्यूमेंटेड बात है और उस ख़त में अगर वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि इस साल आपने सूबा सिंध के लिए सिर्फ 6 नई स्कीम्स प्रपोज की हैं तो ये हक़ाइक़ पर मबनी बात है। अगर वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि आपने रोड सेक्टर में सिर्फ 2 स्कीम्स दी हैं जिसकी टोटल एलोकेशन सिर्फ 7 अरब रुपए है सूबा सिंध के लिए, तो ये हक़ाइक़ पर मबनी बात है। अगर वज़ीर आला सिंध पानी के हवाले से बात करते हैं तो वो हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। अब बजाय इसके कि असद उमर साहब इन हक़ाइक़ को झुटलाएं बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो इस तरह की बात करते हैं जो कि अगेन इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। अगर मैं इल्ज़ाम लगाना चाहूँ तो बहुत सारे इल्ज़ामात असद उमर साहब की ज़ात के ऊपर लग सकते हैं, उनके बारे में लग सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और आप जैसे जिम्मेदार सहाफ़ियों को भी उनसे जवाब में ये नहीं पूछना चाहिए था कि आप रेटरिक बयान करें। He should have come up with tangible facts कि उन्होंने सूबा सिंध के लिए क्या किया है। वो कहते हैं हमने कराची शहर के लिए क्या किया है। वो ग्रीन लाइन मंसूबे की बात करते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो इमरान खान साहब का था। वो तो इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शायद खान अब्बासी साहब ने उस मंसूबे को स्टार्ट किया था। असद साहब से जो हमने बात की, मुर्तज़ा साहब उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस वक्त नंबर्स नहीं, लेकिन कल मीटिंग में सारे नंबर प्रेजेंट करूंगा। ये सवालात हमने उनसे किए कि 32% अगर आप कह रहे हैं इजाफा हुआ, नंबर्स क्या है। दूसरा एक और भी जवाब दे दीजिएगा मुर्तज़ा साहब। जी 1 मिनट जी। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मिनिस्टर जो है वो टीवी टॉक शो पर बात करने को तैयार है, सियासी बयान देने को तैयार नहीं है, बट क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। ये तो उसने बेसिकली कलई खोल दी अपने दावों की। इस हुकूमत का मसला यही है कि इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है, जो बात की है मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल, इस रवा साल जो एलोकेशन की गई थी सिंध के लिए तरक्याती बजट से, वो पंजाब से ज्यादा है। हमने उनसे पूछा नंबर क्या है, उन्होंने कहा कल वो नंबर भी बता देंगे, लेकिन एलोकेशन भी ज्यादा है, यूटिलाइजेशन कितनी है वो भी बता दी जाएगी। वो तमाम चीजें ऐसा कीजिए, कल एक प्रोग्राम रख लीजिए, आप उनके साथ हमें बिठा दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ करता हूँ कि कितने उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। आप जरा मवाजना कीजिए पंजाब की स्कीमों का, खैबर पख्तूनख्वा की स्कीमों का, बलूचिस्तान की स्कीमों का, सूबा सिंध की स्कीमों के साथ। हमें खुशी है कि पंजाब में वो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें खुशी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूबा सिंध को उसका हक ना दें। सूबा सिंध पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और ये बदकिस्मती है कि इनके दौरे हुकूमत में सूबा सिंध को ना वो फाइनेंशियल एलोकेशन मिली, ना हमारे गैस के ज़खायर सही तरीके से हमें मिले, और ना इस वक्त ये हमको पानी दे रहे हैं। जब इनसे कोई सवाल पूछते हैं ये हमेशा वो माजी के बयानबाजी के ऊपर चले जाते हैं, रेटरिक पर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ PND का जो वजीर होता है ना, उसको सियासी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, एक और जो एतराज था SIDC के हवाले से, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के जरिए जो पैसा खर्च हो रहा है सिंध में, उस पर जो एतराज था उस पर भी हमने बात की। वो कह रहे हैं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने 10 अरब रुपए सिंध के लिए रखे, बाकी सूबों के लिए नहीं रखे, और वो साफ कह रहे हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं है, उनको लगता है कि पैसा करप्शन की नजर हो जाएगा, इसलिए पैसा सिंध हुकूमत के जरिए नहीं, हम SIDC के जरिए ही खर्च करेंगे। शहजाद इकबाल साहब, मैं आपके सामने एक हकीकत रखता हूँ, प्लीज आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। ये जो ईमानदारी का भाषण देते हैं ना, इनसे पूछिएगा कि 2018 में कराची के लिए फायर टेंडर्स के लिए आप लोगों ने 2 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। वो फायर टेंडर आने में आपको 2.5 साल क्यों लगे? कौन उन ठेकों में इन्वॉल्व था? ये ग्रीन लाइन के जो अभी सेटअप के ऊपर, बसों के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है, उसमें कौन कौन ठेकेदार मुलव्विस है, जरा पूछिएगा इनसे। जो ग्रीन लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर ने नाज़माबाद की आपकी जो आर्टरी थी जिसके अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को चोक कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया, वो किसकी गलती थी? ये लोग अपना कोई काम नहीं कर पाए। और शहजाद साहब, मुझे अफसोस होता है
आला सिंध जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड बात करते हैं, वो कागजात पर मबनी बात करते हैं, वो इश्यूज उठाते हैं। इसी कागज और खत में ये लिखा हुआ है कि जो प्रोविंशियली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स थे वो 6 हैं, जो कि 27 से कम होकर 6 हो गए और 5 अरब रुपए मुख्तस किया गया। तो असद साहब कह रहे हैं कि यही मसला है कि ये सिर्फ बात कर रहे हैं उन मंसूबों की जो कि सिंध एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाकी ऐसे कई मंसूबे हैं जो वफाक ने एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं ग्रीन लाइन के लिए 27 अरब रुपए रखे गए, और बल्कि वो कह रहे हैं कि पीएसडीपी से हम नाले भी साफ कर रहे हैं, गलियां भी साफ कर रहे हैं। शहजाद मैं आपके सामने सिर्फ कम्युनिकेशन डिवीजन की बात करता हूं कि पंजाब में 22 स्कीमें रखी गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में 21 स्कीमें रखी गई हैं, बलूचिस्तान में 15 स्कीमें रखी गई हैं और सूबा सिंध में सिर्फ 2 स्कीमें रखी गई हैं। पंजाब की एलोकेशन 32 अरब है, खैबर पख्तूनख्वा फाटा की 41 अरब रुपए है, बलूचिस्तान की 24 अरब रुपए है और सूबा सिंध की एलोकेशन 7 अरब रुपए है। आप मुझे बताइए क्या मजाक है सूबा सिंध के साथ? 70% रेवेन्यू हम जमा करके देते हैं इनको ट्रेजरी के अंदर, एक्सचेकर के अंदर, और जवाब में इस तरह की बातें करते हैं। और ये बात वजीर आला सिंध ने अपने खत के पेज नंबर 2 पे ब्रेकअप के साथ दी है। अगर वजीर आला सिंध गलत बात कर रहे हैं तो ये आए फैक्ट्स एंड फिगर दिखाएं कि नहीं जी आपकी बात गलत है, हमने सूबा सिंध को 2 स्कीमें नहीं दी, हमने 20 स्कीमें दी हैं। सही, वो कह रहे हैं कि कल मीटिंग में तमाम चीजें रख देंगे। उन्होंने आज ये भी कहा था कि टीवी पर आके उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी शहजाद साहब। ठीक है, जिम्मेदार आदमी होने का सबूत दें वो। ठीक है, टीवी पे आके बयानबाजी ना करें वो। आज टास्क फोर्स की जब मैं बात करता हूँ शहजाद, जब मैं बात करता हूँ तो बुरा मानते हैं, फिर वो चुगलियां लगाते हैं मेरी। अच्छा ठीक है मुर्तज़ा साहब, ये कोरोना टास्क फोर्स की आज मीटिंग थी, अहम इकदाम लिए गए हैं और जो SOPs थे उसमें नरमी की गई है। अब ज़रा बताइएगा कि हुकूमत मुतमईन है, क्योंकि अभी भी जो कराची में रेट है पॉजिटिविटी का डबल फिगर में है, सिंध में 6% पर है। क्या अस्पतालों का दबाव देखते हुए वहाँ पे कितना प्रेशर है और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए आप कॉन्फिडेंट हैं कि मामला बिगड़ेंगे नहीं अगर हम SOPs में नरमी करने जा रहे हैं? तो शहजाद साहब, जब सख्ती सिंध हुकूमत ने की थी तो उस जमाने में 17% से लेकर 18% कराची का पॉजिटिविटी रेशो था, जो कि गिर के 12% पर आ गया है। हैदराबाद में वो पॉजिटिविटी रेशो जो कि तकरीबन 14 साढ़े 14% था, वो गिर के 8% पर आ गया और बाकी सूबे में हमारे पास 5% से कम है। तो इसलिए आज टास्क फोर्स में इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए नरमी करने का फैसला किया और उस नरमी को हमने कंडीशनल बनाया 2 चीजों के ऊपर कि SOPs को सख्ती के साथ फॉलो करें, शहरी खुद उसमें अपना किरदार भी अदा करें और मैक्सिमम नंबर जो है वैक्सीनेशन के हम अचीव कर सकें। तो इंशाल्लाह अगर इन तमाम चीजों के साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया तो शायद हम बेहतरी की तरफ जा सकेंगे और हमें फिर वापस सख्त फैसले ना करने पड़े। लेकिन अगर लोगों ने SOPs को वायलेट किया, SOPs को फॉलो नहीं किया, वैक्सीनेट नहीं कराया और पॉजिटिविटी रेशो बढ़ा तो फिर वापस सख्त फैसले करने पड़ेंगे हुकूमत को। अच्छा, आपने देखा होगा NCOC के जितने भी इजलास हुए उन्होंने नरमी उन डिस्ट्रिक्ट्स में की थी जहां पर 8% से कम पॉजिटिविटी रेट हो। आप खुद कह रहे हैं कि कराची में इस वक्त भी 17 से गिर के 12% पे आया है। तो जो NCOC की गाइडलाइंस थी किस अजला में SOPs को नरम करना है, उससे पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज्यादा है कराची का। NCOC को छोड़े, NCC की गाइडलाइन थी वजीर आजम की असद उमर साहब को कि जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियों को बताएंगे कि कराची में सिचुएशन तशवीशनाक है और हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत सख्ती करे। बट असद उमर साहब ने तो इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया कि अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस बात का तस्करा करते और इसके बरक्स जो PTI की लोकल यहाँ सिंध की क़यादत है उसने तो पता नहीं किस किस तरह के इल्जामात सिंध हुकूमत के ऊपर लगा दिए। तो प्लीज इस तरह की NCOC के NCC के तस्करे मेरे सामने ना करें। हम भी मीटिंग में बैठते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये, लेकिन NCC एक इदारा, NCC में जब बैठते हैं तो उसमें वफाक के नुमाइंदे भी होते हैं, सूबाई नुमाइंदे भी होते हैं, तो वहां तो मिलजुल के फैसले होते हैं ना। ये नरमी करनी है किस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे तो ये कहा गया था ना कि 8% से कम होंगे। शहजाद, मैंने आपको बताया कि वहां पर वजीर आला सिंध ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात रखी और प्राइम मिनिस्टर ने असद उमर साहब को डायरेक्शन दी कि आप जो है लोगों को तलकीन करेंगे, कराची में सख्त हालात हैं, डिफिकल्टीज हैं और सख्ती करने की जरूरत है। आप प्लीज चेक कीजिएगा कि मंडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या असद उमर साहब ने इस तरह की बात की या नहीं की। और इसके बरक्स उनकी जो लोकल क़यादत है PTI की सूबा सिंध की, उन्होंने सिंध हुकूमत के ऊपर इन सख्तियों के हवाले से इतने बड़े 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 इल्जामात लगाए जिनका फैसला वजीर आला सिंध ने वजीर आजम के सामने रखते हुए किया था। तो ये इतनी गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज करते हैं क्योंकि इनका मकसद मामलात को रिजॉल्व करना नहीं है। ये इस तरह की आके बयानबाजी करते हैं जो कि हकाइक पर मबनी नहीं होती और बाद में फिर हमें इस तरह का जवाब देना पड़ता है। ठीक है मुर्तज़ा, लेकिन एक फिगर 26 अप्रैल को स्कूल्स बंद करने का सिंध में फैसला किया गया था। उस वक्त सिंध का पॉजिटिविटी रेट 5.6% था, आज 6% है और क्लास 9 ऑनवर्ड्स जो है स्कूल्स खोलने जा रहे हैं हम। आपके ख्याल में क्या सेटिस्फैक्ट्री है ये नंबर, और आपके ख्याल में इससे क्या जो जब 26 तारीख को बंद किया गया था तो उस वक्त तो ये इससे कम था नंबर?
शहजाद, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस पर हम चलते हैं। उन एक्सपर्ट्स ने बताया कि क्लास 9th एंड अबव के लिए आप ये नरमी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चियां हैं वो इन SOPs को फॉलो कर सकते हैं, मास्क वगैरह पहन सकते हैं। तो इसलिए ये फैसला किया गया और अगेन इसकी बार बार हम रिव्यू करते रहेंगे। और ये जो फैसला किया गया था इसमें आपके सामने होगा कि वफाकी हुकूमत की भी डायरेक्शन थी कि उनका भी फैसला यही है कि इस तरीके से आपको स्कूलों को खोलने की तरफ जाना है, बिकॉज गालिबन शायद जुलाई के अंदर एग्जाम मुनक्किद किए जा रहे हैं क्लास 9th एंड अबव के लिए। तो इसलिए ये फैसला किया गया, क्लास 9th एंड बिलो के लिए फैसला नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ताजिरों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो चाहते थे कि दुकानें 6 के बजाय 8 बजे तक खुली रखें, SOPs फॉलो करने हैं, वैक्सीनेशन करवानी है। सिंध हुकूमत पहले ही ये फैसला कर चुकी है कि जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे उनको जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। कल हमारे प्रोग्राम में नासिर अली शाह साहब ने कहा था कि ये प्राइवेट सेक्टर तक भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि SOPs को फॉलो किया जाएगा ताकि जो नरमी इस वक्त आई है उसको दोबारा सख्ती में तब्दील ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।